चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रहों के वर्ण तत्व और उनकी जातियों से हम क्या फलादेश निकाल सकते हैं इसके बारे में। जहां जरूरी होगा आप खुद ब खुद नोट करते रहिएगा। सबसे पहले हम आज बात करेंगे वर्ण की। ग्रहों के चार वर्ण हैं। ग्रह मतलब सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु। ये तो सबको पता होगा ग्रहों के नाम। तो ये जो आपके नौ ग्रह हैं ना, इनके चार वर्ण हैं। वर्ण जो है, एक पहला वर्ण जो है ब्राह्मण का है, दूसरा क्षत्रिय का, तीसरा वैश्य का और चौथा शूद्र का। तो आज एक नए परिप्रेक्ष्य में आप इन चार शब्दों की परिभाषा सीखेंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन ग्रहों को आप कैसे इंटरप्रिटेट करते हैं, और इसी के माध्यम से आपको ब्राह्मण वास्तव में है कौन, क्षत्रिय कौन है, वैश्य कौन है और शूद्र कौन है, ये भी समझ में आ जाएगा। हर वर्ण की एक अपनी विशेषता होती है, और इसमें इस वर्ण में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में ज्योतिष में ऐसा कुछ भी नहीं है कि कौन सा वर्ण श्रेष्ठ है और कौन सा वर्ण जो है उससे नीचे है। यहाँ पर श्रेष्ठता और अश्रेष्ठता की बात बिल्कुल नहीं है। ज्योतिष में और शास्त्र में कहा गया है कि ब्राह्मण वर्ग जो है, ब्राह्मण वर्ण उन लोगों के ऊपर लागू हो जाएगा, उन ग्रहों के ऊपर लागू होगा जो आपको किसी भी प्रकार से ज्ञान देते हैं, शिक्षा देते हैं, एजुकेशन देते हैं, सिखाने का काम करते हैं, आपको मार्गदर्शन देते हैं। वो ग्रह आपकी कुंडली में ब्राह्मण वर्ण के रूप में आ जाते हैं। वैसे भी हम अपने जीवन में देखते हैं, सबसे ज्यादा सम्मान हम किसका करते हैं समाज में? गुरु का। जिसने हमें सिखाया है, ज्ञान दिया है, पढ़ाया है, हुनर दिया है, हम उसका सम्मान सबसे अधिक करते हैं। यहां तक कि अगर हम कितने भी बुरे हों, जब गुरु सामने पड़ता है तो हम बहुत भोले बनने का प्रयास करते हैं। कोई व्यक्ति सिगरेट पीता हो या कुछ करता हो, उसके अंदर लाख बुराइयां हो, लेकिन जब गुरु जी घर पर आए या वह गुरु के सामने होता है तो एकदम सीधा बन जाता कि गुरु जी मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ। तो गुरु के सामने आने का ही जब इतना प्रभाव है कि इंसान भले अच्छा ना हो लेकिन अच्छा बनने का प्रयास करने लगता है, अगर गुरु का साथ किसी को मिल जाएगा तो वह व्यक्ति वास्तव में अच्छा बन जाएगा, उसके अवगुणों को वो दूर ही कर लेगा। इसीलिए बृहस्पति सबसे अच्छा ग्रह क्यों माना जाता है कुंडली में? बृहस्पति को कौन सी उपाधि है? गुरु की। बृहस्पति का दूसरा नाम हम गुरु बोलते ही हैं। इसीलिए बृहस्पति कुंडली में जिसके साथ होता है उसको सही कर देता है। तो यहाँ पर ब्राह्मण वर्ण में वह ग्रह आता है जो कि ज्ञान शिक्षा देने का हमें काम करता है, और इसमें दो ग्रह आते हैं, गुरु और शुक्र। गुरु और शुक्र, इन दो ग्रहों का वर्ण कौन सा है? ब्राह्मण का, क्योंकि ये हमें सिखाने का ही काम करते हैं। गुरु जो है हमारे विवेक को जागृत करता है, हमें जो है जीवन के मूल्यों को सिखाता है, हमें ऐसी चीजें सिखाता है जो कि नैतिकता से जुड़ी हुई हो, आध्यात्म से जुड़ी हुई हो, ज्ञान से। और शुक्र हमें भौतिक जीवन को जीना सिखाता है। हमारा जीवन दो प्रकार से चलता है, एक आत्म केंद्रित और एक सामाजिक केंद्रित। आत्म केंद्रित वह है कि हम अपना आत्म उत्थान कैसे करेंगे। ज्ञान की प्राप्ति क्या करती है? आपको घर देती है, गाड़ी देती है? नहीं। ज्ञान की प्राप्ति आपकी आत्मा का निखार करती है। और शुक्र का जो ज्ञान है वो आपका भौतिक जीवन निखारता है। तो शुक्र और गुरु ये दोनों जो है ब्राह्मण वर्ग के ग्रह हो जाएंगे। बृहस्पति आपको ज्ञान, विज्ञान, आध्यात्म ये सब बल प्रदान करता है, वहीं शुक्र आपको भौतिक जीवन जीने का ज्ञान प्रदान करता है। किस प्रकार से आपको अपने जीवन में लग्जरी बनानी है, सुख बनाना है, साधन बनाने हैं, यह सिखाने का काम शुक्र करता है। वह ग्रह ज्ञान से संबंधित कार्यों के अंदर दक्ष होगा जिसका वर्ण ब्राह्मण है। यानी कि बृहस्पति और शुक्र ज्ञान से संबंधित कार्यों में दक्ष है।
जैसे आपने पढ़ा भी होगा, बहुत से लोग इसमें जानते होंगे कि शुक्र क्या है, फैशन है, डिजाइनिंग है, साज सज्जा है। तो ये बताइए, फैशन, डिजाइनिंग और साज सज्जा बिना ज्ञान के आएगा? ज्ञान होगा तभी तो आएगा ना, उसको भी करने का। इंटीरियर डिजाइनिंग करना है किसी घर में तो ज्ञान होना चाहिए ना। तो वो ज्ञान कौन देगा? शुक्र। और ज्योतिष आप पढ़ रहे हैं, पोथी पढ़ रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ रहे हैं, वो ज्ञान कौन देगा? बृहस्पति। जीवन को प्रेम से, उल्लास से, आकर्षण से, माया से, मोह से भरने वाला जो ज्ञान है वो शुक्र है। और विवेक जिस चीज से प्राप्त हो, उस ज्ञान का कारक बृहस्पति है। जब आप ज्योतिष सीखेंगे तो ज्योतिष से आपको क्या प्राप्त होगा? विवेक। कि हाँ, सूर्य गड़बड़ है, बुध गड़बड़ है, बृहस्पति गड़बड़ है कुंडली में, तो कैसे क्या करना है उसके लिए, ये विवेक हो गया। विवेक वाला ज्ञान बृहस्पति देगा। इसीलिए ब्राह्मण वर्ग के दो ग्रह आपके हो गए, बृहस्पति और शुक्र हो गए। कुंडली में जो है, नौकरी का भाव कौन सा होता है? छठा भाव। छठा भाव नौकरी का है, सेवा का है, सर्विस का है। आगे बताया भी जाएगा कि किस भाव से क्या विचार होता है, किस ग्रह से क्या विचार होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे भी। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इतना बेसिक ज्ञान सबको होगा कि कुंडली में छठा भाव कौन सा है। क्योंकि एकदम से बेसिक से मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, वो 4 वीडियोज में लगभग बताया गया है। उसको देख लिए होंगे तो समझ में आता होगा, हाँ पहला भाव ये, दूसरा ये। दूसरा जो पुस्तक गई है उसके पहले पेज पर ही बताया गया है कि कुंडली का कौन सा भाव कहाँ है। रंजीत जी देख लीजिए, चारों कंप्लीट करिए। क्योंकि अभी तो बेसिक चल रहा है, जब और थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे तब एकदम से समझ में आना मुश्किल हो जाएगा अगर नहीं देखेंगे। तो क्या हो गया कि गुरु और शुक्र क्या हो गए? ज्ञान के ग्रह हो गए। इसीलिए इनका वर्ण क्या है? ब्राह्मण। कोई भी व्यक्ति जो आपको ज्ञान देता है वह आपके लिए ब्राह्मण है। एक चीज आप लोगों ने नोटिस किया होगा, ब्राह्मण कुल में अगर कोई पैदा भी हुआ हो, स्कूल में जब पढ़ते हैं, मान लीजिए स्कूल में हमारे गुरु ब्राह्मण नहीं थे, कोई दूसरी जाति के थे, तो भी हम उनका चरण स्पर्श करते थे। आज भी मिलते हैं तो करते हैं। तो वहां पर हमने जो सांसारिक जाति बना दी गई, ब्राह्मण, बनिया, लाला, जाट, उन सबको निग्लेक्ट करके हम स्कूल में अपने गुरु को प्रणाम करते थे। क्योंकि वो गुरु किस वर्ग का हो गया? ब्राह्मण वर्ग का, क्योंकि वो ज्ञान देने का काम करता था। तो जो भी ज्ञान दे वो ब्राह्मण है। कुंडली में छठा भाव नौकरी का है और दसम भाव कर्म का है। जब भी दसम भाव या छठे भाव से गुरु का या शुक्र का संबंध होगा तो यह व्यक्ति अवश्य ही दूसरों को ज्ञान देगा। छठा भाव नौकरी का है, छठे में बृहस्पति हो या शुक्र हो, दसम में हो शुक्र बृहस्पति, तो ऐसा व्यक्ति दूसरों की कहीं ना कहीं काउंसलिंग कर रहा होगा, ज्ञान दे रहा होगा, उनको सिखाने का काम कर रहा होगा, ट्रेनिंग देने का काम कर रहा होगा। अब शुक्र होगा तो भौतिक चीजों के प्रति, और बृहस्पति होगा तो ऐसे ज्ञान को देगा जहां से विवेक जागृत हो, दिमागी शक्ति बढ़े। तो कहीं ना कहीं ज्ञान से जुड़ा हर ग्रह किस में आ जाएगा? ब्राह्मण वर्ग में आ जाएगा। जो दूसरा वर्ण हमारा होता है वो कौन सा होता है? क्षत्रिय वर्ण होता है। क्षत्रिय वर्ण के ग्रह कौन कौन से हैं? सूर्य और मंगल हैं। छठे में है तो अंकित जी आप देखिए, आप गाइडेंस देने का ही काम कर रहे हैं, ज्ञान ही दे रहे हैं। कथा करना, ज्योतिष करना, ये सब इसी में आ गया। तो फलादेश भी देखिए तुरंत वेरीफाई हो गया अंकित अंकित जी के द्वारा। सूर्य और मंगल क्या है? क्षत्रिय ग्रह है। अब क्षत्रिय किसको बोलते हैं? वह जो रक्षा करे और ख्याल करे उसे क्षत्रिय बोला जाएगा। हर घर में एक क्षत्रिय है। एक पिता हमेशा अपने संतान की, अपनी पत्नी की रक्षा कर रहा है। घर का कोई ना कोई मालिक होगा, गार्जियन होगा। एक गार्जियन का अगर हम डिफाइन करें वर्ण, तो एक गार्जियन हमेशा किस वर्ण का होता है? क्षत्रिय वर्ण का होता है।
गार्जियन उस पूरे घर को प्रोटेक्ट करता है, सब अच्छा बुरा कुशल क्षेम वहन करता है। तो क्षत्रिय वह है जो प्रोटेक्ट करे, ख्याल करे, रक्षा वाले कार्यों में वह जो है एक्सपर्ट होगा। सूर्य को ग्रहों का राजा, मंगल को क्या कहा गया है? सेनापति। राजा और सेनापति ही तो पूरे देश की रक्षा करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के, अंदरूनी मामले से लेकर के बाहरी मामले तक। इसीलिए सूर्य राजा है, मंगल सेनापति है। दोनों के हाथ में क्या जिम्मेदारी है? रक्षा करना। ये पूरी जो आपकी गैलेक्सी है, इसका किंग कौन है? सूर्य। सूर्य है तभी हम हैं, सूर्य है तभी ये पूरा सौरमंडल है। सूर्य खत्म, सौरमंडल खत्म। क्यों? क्योंकि रक्षक नहीं रहेगा तो कोई चीज कितने दिन जीवित रहेगी। तो इसीलिए सूर्य राजा है। और क्षत्रिय वर्ण में सूर्य को क्यों रखा गया? क्योंकि सूर्य क्या कर रहा है? रक्षा कर रहा है पूरी गैलेक्सी को। और उस, सॉरी, गैलेक्सी नहीं, पूरे सौरमंडल को प्रोटेक्ट कर रहा है। और उसी सौरमंडल में हम भी रहते हैं, हमारी पृथ्वी भी है। तो सूर्य और मंगल रक्षा करने का काम करते हैं, इसीलिए क्या हो गए? क्षत्रिय वर्ण के हो गए। इसमें क्या क्या आ जाएगा? जो डिफेंस फोर्सेज हैं, पुलिस विभाग हो गया, रक्षा विभाग हो गया, आर्मी हो गया, खुफिया विभाग हो गया। खुफिया विभाग भी रक्षा, जैसे रा हो गया, आईबी हो गया। ये लोग सामने से नहीं, छिपे हुए रूप में काम करते हैं और देश की रक्षा करते हैं सूचना प्रदान करके। तो ये सारे विभाग सूर्य और मंगल में आ गए। अब उस, मान लीजिए कोई व्यक्ति आईबी में है, रा में है, लेकिन वह जाति से ब्राह्मण नहीं है, बनिया है, लाला है, यादव है, चौधरी है, कुछ भी है, लेकिन आईबी में है, तो उसका काम क्या है? रक्षा करना। वह सूचनाएं आदान प्रदान करके किसी ना किसी रूप में देश की रक्षा कर रहा है। तो शास्त्र कहता है कि वह बनिया नहीं है, वह लाला नहीं है, यादव नहीं है, वह गुप्ता नहीं है, वह क्या है? क्षत्रिय है। जो भी रक्षा के कार्य में संलग्न है, इसीलिए क्या हो जाता है? वो क्षत्रिय वर्ण में आ जाते हैं। जो भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं, उनकी कुंडली में कहीं ना कहीं सूर्य और मंगल की भूमिका प्रमुख हो गई होगी। इसीलिए जिनका सूर्य या मंगल दसम भाव या छठे भाव में होता है, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी भी प्रकार से अथॉरिटी का काम करते हैं। मंगल छठे में हो, सूर्य छठे में हो, या दसम में, दोनों हो, तो वह व्यक्ति कहीं ना कहीं अथॉरिटी में रहेगा, पावर में रहेगा। उसका काम रहेगा डिफेंस करना, रक्षा करना, बचाना। मान लीजिए छठे में मंगल है और व्यक्ति किसी प्राइवेट कंपनी में है, तो उसकी जॉब कुछ इस प्रकार की होगी जहां से वह दूसरे लोगों के कामकाज की निगरानी करेगा, कंपनी को हानि होने, फ्रॉड होने से रोकेगा। ऐसे किसी विभाग में होगा। सरकारी में होगा तो सेना पुलिस में चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये अथॉरिटी और रक्षा का भाव परिलक्षित जरूर होगा। अगर दसम में या छठे में सूर्य मंगल है, दसम में है, मान लीजिए आप कंपनी के सीईओ बन गए, डायरेक्टर हैं, तो सब कुछ आपके हाथ में है ना, पूरी कंपनी आपको चलानी है, पूरी कंपनी की रक्षा करनी है, एम्प्लॉय के अधिकारों की रक्षा करनी है। तो दसम और छठे भाव से अगर ये जुड़ते हैं तो व्यक्ति के हाथ में अथॉरिटी आ जाती है। तो आपके क्षत्रिय वर्ण के ग्रह कौन कौन से हो गए? सूर्य और मंगल। ये कुंडली के जिस भाव में बैठते हैं, उस भाव के प्रति ज्यादा रक्षात्मक हो जाते हैं। उस भाव, अच्छा, मंगल सेनापति है, मंगल सेना पुलिस है। एक सेनापति हमेशा क्या करेगा? चीजों को शक की नजर से देखेगा। गीतू जी, मान लीजिए आपके हाथ में कोई आ गई पावर, किसी विभाग में आप है जहां पर आपको डिफेंस करना है, रक्षा करनी है, तो आप क्या करेंगी? कौन से लोग ऑफिस में आ रहे जा रहे हैं, आप सब पे क्या करेंगी? शक करेंगी। कहीं ये चोर तो नहीं है, कहीं डाकू तो नहीं है, कहीं बम तो नहीं दगा देगा। अगर आप शक ही नहीं करेंगी तो आप इंक्वायरी ही नहीं कर पाएंगी। हमेशा इंक्वायरी कहाँ से शुरू होती है राम मनोहर जी? शक से। बिना शक के इंक्वायरी होती ही नहीं है। अगर आपको लगेगा कि आपका बच्चा होमवर्क नहीं पूरा कर रहा है, तभी आप इंक्वायरी करेंगे। आपको लगा,
आपको लगा कि बच्चा आपका दवाई समय से नहीं ले रहा, तब आप इंक्वायरी करने जाएंगे, बताओ बेटा दवाई कितने दिन खाए, नहीं खाए, दवाई चेक करेंगे। तो सूर्य और मंगल ये इंक्वायरी का भी काम करवाते हैं। जहां भी अथॉरिटी है वहां पर ये चीज होगा। तो सूर्य और मंगल आपके क्षत्रिय वर्ण के ग्रह हो जाते हैं। अगला वर्ण आ जाता है आपका वैश्य। वैश्य वर्ण में चंद्रमा और बुध आते हैं। आपके दो प्लैनेट चंद्रमा और बुध आ जाते हैं वैश्य वर्ण। वैश्य वर्ण जैसे ब्राह्मण में, आप एक चीज याद रखिएगा अभी और हमेशा के लिए दिमाग में बैठा लीजिए, ब्राह्मण में गुरु और शुक्र, ज्ञान शिक्षा देना यानी सिखाना। क्षत्रिय वर्ण में सूर्य और मंगल यानी रक्षा करना। वैश्य में बुध और चंद्रमा यानी कि डील करना। डील शब्द समझते होंगे, बहुत बार सुने होंगे। मैं एक बिजनेस डील के लिए जा रहा हूं, डील करना, ये काम है किसका? वैश्य ग्रह का। चंद्रमा और बुध इसके कारक हैं। हम अपने जीवन में दो प्रकार की डील रोज करते हैं। एक तो व्यापारिक डील करते हैं, दूसरा एक हम डील करते हैं इमोशन का डील। दो प्रकार से हम पूरा हमारी जिंदगी व्यापार करती है। दो प्रकार से कैसे हम व्यवसाय करते हैं, डील करते हैं अपने दैनिक जीवन को। जगदीश जी क्या है ना कि हम अपने पारिवारिक जीवन में भी दिन भर डीलिंग ही करते हैं। किस चीज की? इमोशन की। बच्चे को कैसे डील करना है, पत्नी को कैसे डील करना है, पति को कैसे डील करना है, पत्नी को डील कैसे करना, भाई को, सास को, ससुर को, ननद को। वहां भी तो हम दिमाग ही लगाते हैं ना। एक इमोशनल डीलिंग होती है और एक डीलिंग होती है नफा नुकसान वाली। भाई कहां से फिर माल लेके आएंगे, रखेंगे? तो कुछ डीलिंग ऐसी है जहां कैलकुलेटिव होना है, वहां पर बुध कारक है। और जहां हम भावनात्मक रूप से डील करते हैं वहां पर कारक कौन होगा? चंद्रमा होगा। चंद्रमा और बुध दोनों वैश्य वर्ण के ग्रह हैं और ये दोनों हमें क्या सिखाते हैं? डील करना। चंद्रमा अगर अच्छा होगा कुंडली में तो भावनात्मक डीलिंग, इमोशनल डीलिंग आप अच्छा कर पाएंगे। बुध अच्छा होगा तो बिजनेस डीलिंग आप अच्छा कर पाएंगे। और अगर बुध खराब तो बिजनेस डीलिंग खराब होगी, चंद्रमा खराब तो भावनात्मक डीलिंग खराब होगी। चंद्रमा खराब होगा तो कोई भी आपको आपके भावनाओं में ठग ले जाएगा। जैसे हमको कुछ लोग ठग ले गए हैं, रोग आके रुपया लेके चले गए, फिर उसके बाद रुपया जब देने की बारी आई दिए नहीं। किसी का किडनी फेल हो गया, किसी का हार्ट फेल हो गया, अब हम उसके आगे क्या कह दें। तो यहाँ पर चंद्रमा और बुध के कार्यों का अंतर आपको समझ में आ गया होगा। बुध जो है अच्छा है बाहरी डीलिंग में, और चंद्रमा डीलिंग में अच्छा है निजी रिश्तों में। निजी रिश्तों के बाहर जाकर के जब आप चंद्रमा आपका काम करेगा डीलिंग में, तब आप वहीं पर फेल हो जाएंगे। देखिए, एक पति का एक पत्नी के साथ, पिता का पुत्र के साथ आपसी रिश्तों में अगर बुध एक्टिवेट हुआ, अगर आप कैलकुलेटिव हुए, तब आप हार जाएंगे। एक भाई का दूसरे भाई से संबंध अगर लाभ हानि पे टिक गया, पति पत्नी का संबंध, पिता पुत्र का संबंध लाभ हानि पर आया, यानी बुध एक्टिवेट हो रहा उस डील में, तो रिश्ते असफल हो जाएंगे। यहां पर चंद्रमा एक्टिव होना चाहिए। और जो बाहर आपका प्रोफेशन है, जहां से आप धन कमाते हैं, वहां पे अगर चंद्रमा एक्टिवेट हो गया, चंद्रमा बिगड़ गया, हावी हो गया, तो आप व्यवसाय में विफल हो जाएंगे। तो दोनों का अलग अलग रोल है, इसीलिए दोनों जो है इमोशन के कारक ग्रह है। जब भी आप देखेंगे कि इनका संबंध दसम भाव या छठे भाव से हो, चंद्रमा का होगा तो आप हर चीज में इमोशन से डील करेंगे, बुध होगा तो आप कैलकुलेटिव होके काम कर पाएंगे। तो कुंडली देख करके यही एनालिसिस किया जाता। कोई व्यक्ति का छठे भाव में चंद्रमा है, दसम में है, और वो बोले कि बिजनेस में नहीं लाभ हो पा रहा ये वो, तो हमें उसे कहना पड़ता है कि आप इमोशन से बाहर आइए। आप इमोशनल होकर के बिजनेस कर रहे हैं, नहीं कर पाएंगे। आप खुल के लोगों से अपनी कीमत नहीं बता पाते हैं, मांग नहीं पाते हैं। भाई यह संसार बिना मांगे नहीं देता है, हर व्यक्ति चाहता है
कि 100 की चीज 50 में अगर अगला दे दे तो फिर 100 क्यों देना है, मांगना पड़ता। बुध रहेगा तो मांग लेगा। कोई चीज 100 रुपए की है, अगला बोला 50 में दे दीजिए, तुरंत वह गुणा गणित करेगा, कैलकुलेशन की 50 में मुझे लाभ है कि नहीं है, लाभ है तभी देगा। चंद्रमा होगा, पता चला 20 रुपए का नुकसान हो रहा है, अगला व्यक्ति रोग आ दिया तो दे दिया। तो चंद्रमा और बुध का संबंध जब आपके छठे या दसम भाव से होता है तो व्यक्ति कुछ ऐसा काम करता है जहां पर वह चाहे भौतिक रूप से, चाहे इमोशनली, चाहे बिजनेस के रूप से किसी ना किसी चीज के डीलिंग वाले कार्यों में लगा होता है। चौथा वर्ण आपका होता है शूद्र वर्ण। शूद्र शब्द का अर्थ पहला हो गया ब्राह्मण, यानी एजुकेशन, ज्ञान, शिक्षा, मार्गदर्शन देने का। दूसरा हो गया क्षत्रिय, सूर्य मंगल यानी रक्षा करना, अधिकारों को बचाना, जागरूक करना। तीसरा हो गया वैश्य, चंद्रमा और बुध यानी डील करना, व्यापार करना, संभालना, चीजों को हैंडल करना। और चौथा हो गया आपका शूद्र वर्ण। शूद्र वर्ण मतलब हो गया सेवा का वर्ण। अब इसमें जो शूद्र वर्ण होता है, शूद्र वर्ण सेवा का वर्ण है, इसमें आपके आ जाते हैं शनि महाराज आ जाएंगे। शूद्र वर्ण में क्या होता है, सेवा। सेवा का अर्थ यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा, शनि महाराज है इसके कारक। सेवा मतलब होता है कि किसी दूसरे के लिए काम करना, इसी को सेवा बोलते हैं। अच्छा, ये जो स्त्रियां हैं जो किचन में खाना बना रही हैं, रोटी बना रही हैं, उनसे आप पूछिए सेवा क्या होता है। रोटी बना रही हैं, कपड़ा साफ सूफ कर रही हैं, घर को मैनेज कर रही हैं, वो वास्तव में क्या कर रही हैं, सेवा ही कर रही हैं। उनके मन में होता भी है कि हम सेवा कर रहे हैं निस्वार्थ भाव से। तो शनि जो शूद्र बाण है ये सेवा करवाता है। कहीं भी आप किसी भी प्रकार से दूसरे के लिए कुछ भी काम कर रहे हैं तो क्या हो जाता है, सेवा हो जाता है, और शनि इसका कारक होता है। इनके काम या कर्म में कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सेवा की भावना जुड़ेगी, अगर शनि छठे भाव से या दसम भाव से संबंध कर रहा है तो ऐसे लोग सेवा भाव रख के काम करेंगे। जितने भी लोग नौकरी कर रहे हैं वो सब सेवा कर रहे हैं। हर व्यक्ति जो नौकरी कर रहा है वह दूसरे के लिए ही काम कर रहा है, दूसरे का ही काम कर रहा है। तो नौकरी जितनी भी है सब सेवा में आ जाती है। नौकरी के अतिरिक्त जो निजी जीवन में भी हम काम करते हैं दूसरे के लिए निस्वार्थ भाव से, जिसकी हम कीमत नहीं ले सकते ना अगला दे सकता, वह भी सेवा में ही आ जाता है। एक माँ बच्चे के लिए जो कर रही है, एक माँ बच्चे के लिए ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, वैश्य भी है, शूद्र भी है। सिर्फ माँ के लिए नहीं, पिता पे लागू कर लीजिए, हर एक रिश्ते में चारों गुण आ जाएंगे। एक माता बच्चे को सिखा रही है, क्या सिखा रही है, पापा बोलना, मम्मी बोलना सिखा रही है, जगना, उठना, बैठना, खाने के पहले हाथ धोना। तो जो सिखाने का काम हो गया तो उसी माता में क्या आ गया, ब्राह्मण वर्ण आ गया। और वही माता उस बच्चे की रक्षा भी करती है, प्रोटेक्ट करती है, कहीं बच्चा हाथ ना काट ले, बेड से गिर ना जाए, तो क्षत्रिय भी है। और वही माता उस बच्चे से डील भी करती है, इमोशनली भी डील करती है और तर्क वितर्क से भी डील करती है। जहां प्यार दुलार देना है वहां इमोशन है, जहां लगेगा कि बच्चा बिगड़ जाएगा वहां पर माता कैलकुलेटिव हो जाती है। वहां इमोशन से नहीं, तब शक्ति से डील करने, आज तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, ऐसे डराना धमकाना, अब ये बुध एक्टिवेट हो गया। और फिर वही जब माता उस बच्चे का डायपर बदल रही है तो वो शूद्र भी हो गई है। ऐसे हम अपने लिए भी जान समझ सकते हैं। अपने ऑफिस में हम अपने एम्प्लॉय को बता रहे हैं, सिखा रहे हैं इसको ऐसे करना या करना नहीं करना, तो वहां पे हम ब्राह्मण वर्ण में हैं। ऑफिस की रक्षा भी हम करते हैं कि कुछ खराब ना होने पाए, टूटने ना पाए, फूटने ना पाए, सब कुछ सही चले। एम्प्लॉय के अधिकारों की रक्षा करना, अपनी अधिकारों की रक्षा करना, तो हम क्षत्रिय भी हो गए। और बिजनेस डील तो करते ही हैं ऑफिस में।
भाई 1,000 का सामान है, अगला बोला 800 में कर दीजिए, तो हम कैलकुलेट करते हैं, बताते हैं, और ऑफिस में सेवा भी करते हैं अपने। तो हर व्यक्ति, ब्राह्मण भी है, वैश्य भी है, क्षत्रिय भी है और शूद्र भी है, हर जगह मिलेगा। तो ये आपके 4 वर्ण हो गए। अगला है ग्रहों के तत्व। तत्व जो है सूर्य और मंगल जो है ये अग्नि तत्व के हैं। लिखते रहिएगा जहां आवश्यक रहेगा। सूर्य और मंगल आपके अग्नि तत्व के ग्रह हैं। चंद्रमा और शुक्र आपके जल तत्व हैं। चंद्रमा और शुक्र जल तत्व है, बुध पृथ्वी तत्व है, और शनि और राहु वायु तत्व है, और केतु शुष्क ग्रह है, बृहस्पति आकाश है। फिर से मैं बोलता हूं, कुछ लोग लिख रहे हैं। सूर्य और मंगल अग्नि, चंद्रमा और शुक्र जल, बुध पृथ्वी, शनि राहु शनि राहु वायु, गुरु आकाश, केतु शुष्क है, बंजर वाली फीलिंग है। शुष्क मतलब सूखा सूखा, जिसमें सब कुछ मिक्स है। अब यहाँ इस चीज को समझिएगा, सूर्य मंगल अग्नि तत्व के हैं। आग में क्या क्या लक्षण होता है वो सूर्य मंगल में रहेगा। आग में क्या है, गर्मी है, तो सूर्य और मंगल कैसे ग्रह हो जाएंगे, गर्म ग्रह हो जाएंगे। कुंडली के जिस भाव में बैठेंगे वहां पर गर्मी पैदा करेंगे। उस भाव से जिस रिश्ते का विचार होता होगा उन रिश्तों में गर्माहट रहेगी, उग्रता रहेगी, आवेग रहेगा। अग्नि का काम क्या है, अग्नि का काम है, राहु केतु चांडाल वर्ग में आ जाते हैं, जाति में। इसीलिए तो चांडाल दोष बनता है ना राहु केतु से। जाति अगर राहु केतु की है तो चांडाल में। दोनों एक ही इंटिटी है, बॉडी एक ही है, अलग अलग दो नाम है। सूर्य और मंगल अग्नि है तो इनमें गर्माहट है। अग्नि का काम क्या है, हमेशा ऊपर उठना। आग को आप हमेशा क्या देखते हैं, ईंधन पाएगा तो ऊपर उठेगा। तो सूर्य और मंगल हमेशा व्यक्ति को ऊपर उठाते हैं। ऊपर उठना यानी जोश बढ़ाना, तो ये जोशीले ग्रह हैं। ये व्यक्ति के अंदर जील जोश जुनून का संचार करते हैं, ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं। गर्म है जहां बैठेंगे वहां पे गर्माहट रखेंगे। शुक्र और चंद्रमा जल तत्व के हैं। जल का आकार बताइए, कुछ नहीं है, शीतलता प्रदान करता है। शीतल भी है, और जिस पात्र में रखेंगे उसी का आकार लेगा। यानी जल तत्व के ग्रह चंद्रमा और शुक्र ये थोड़ा इजी होते हैं, इनमें कठोरता नहीं है। अग्नि में तो कठोरता है, अग्नि को छुएंगे तो जलेंगे। तो चंद्रमा और शुक्र शीतलता के ग्रह है, और शीतलता यानी सौम्यता, शांति। सौम्य और शांत चीजों को हम ज्यादा मोटिवेट कर पाते हैं, अपने पक्ष में कर पाते हैं। तो चंद्रमा और शुक्र को मोटिवेट करना आसान है, इनको समझाना आसान है, कन्विंस करना आसान है। कोमल ग्रह है, जहां जिस भाव में कुंडली के बैठेंगे उस भाव में वही पानी वाला गुण आएगा, शांति आएगा। मंगल सूर्य बैठेंगे तो उस भाव में गर्मी आएगी, उस भाव से संबंधित रिश्तों में गर्माहट। 7वां भाव किसका है, पति पत्नी का, 7वें में सूर्य और मंगल है, तो पति और पत्नी के रिश्तों में गर्माहट, उत्तेजना रहेगी, तू तड़ाक होता रहेगा। शुक्र और चंद्रमा बैठेंगे तो पानी है, जल है, नाराजगी ज्यादा देर तक टिकेगी नहीं ऐसे लोगों की, जल्दी नाराज भी नहीं होंगे। अपने हिसाब से आप उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं। थोड़े दिन अगर उनको आपने बताया 4-6 बार, 2 दूनी 5, 2 दूनी 5, तो 2 दूनी 4 भूल के 5 ही जान लेंगे, मोटिवेट हो जाएंगे। तो चंद्रमा और शुक्र जल तत्व के ग्रह है। अग्नि तत्व में एक चीज होता है, अग्नि तत्व में वसा की कमी होती है, चर्बी की कमी। भाई आग है तो आग से जल जाती है चीजें ना, आग से चीजें जलती हैं। तो सूर्य और मंगल प्रधान व्यक्ति मोटे नहीं होते हैं, उनकी शरीर शुष्क होती है। चंद्रमा और शुक्र जल तत्व है, तो इस तत्व से प्रधान व्यक्ति में क्या होगा, पानी की मात्रा अधिक रहेगी शरीर में, यानी शरीर थोड़ा फूला फूला सा रहेगा। ऐसे लोगों का शरीर जो है वो मॉइस्चराइज भी ज्यादा रहता है। लगन में चंद्रमा या शुक्र रहेगा तो ऐसे लोगों को पसीना ज्यादा आएगा दूसरे लोगों की अपेक्षा, शरीर मॉइस्चराइज ज्यादा रहेगी।
दूसरा क्या है तत्व आपका, बुध का है पृथ्वी तत्व। बुध पृथ्वी तत्व का है, इसीलिए बुध से हरी चीजों का विचार होता है, खेती का विचार बुध से होता है, क्योंकि पृथ्वी पर ही खेती होती है। हरियाली का विचार बुध से इसीलिए क्योंकि हरियाली होगी तो कहाँ होगी, जमीन पर होगी। तो बुध पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व क्या माना जाता है, सॉलिड, ठोस। मिट्टी है ना, तो ठोस पदार्थ है। तो बुध तत्व से प्रभावित लोगों की शरीर ठोस होती है, यानी मजबूत होती है। ना अधिक दुबले ना अधिक मोटे, लेकिन ठोस शरीर होगी। तो बुध चूंकि पृथ्वी तत्व है, इसीलिए खेती और हरियाली का विचार बुध से होता है। शनि राहु वायु तत्व है। वायु माने जितने भी प्रकार की आपकी गैसें हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब वायु है। सब इसी वायुमंडल में फैला है, सभी प्रकार की गैसें, मेथेन एथेन सब फैला है, कम ज्यादा मात्रा में। तो इसीलिए सभी प्रकार की जो गैसें हैं वो सब शनि और राहु में आ जाते हैं। तो वायु तत्व को हम देख नहीं सकते हैं, ना किसी एक्सरे में आएगा। इसीलिए राहु और शनि की बीमारियां थोड़ी पकड़ में भी नहीं आती, क्योंकि ये वायु तत्व के ग्रह है। वायु का काम क्या है, वायु का काम है, वायु हमें, देखिए मौसम गर्म है तो गर्मी का हवा का झोंका लगेगा, ठंडा है तो शीतल हवा का झोंका लगेगा। तो इसीलिए जो वायु तत्व है, या किस प्रकार की राशि में शनि राहु बैठे हुए हैं, उस हिसाब से फल देंगे। गर्म हवा का झोंका देंगे कि शीतल देंगे, ये कुंडली पर निर्भर करता है, जो आप आगे पढ़ेंगे। वायु का काम है हमेशा गतिशील रहना। शनि राहु जिस भाव में रहेंगे उस भाव में हमेशा गति बनी रहेगी। वायु कभी स्थिर नहीं रहती है, तो ये गतिशीलता बना के रखेंगे। और अगला तत्व आपका होता है बृहस्पति का, आकाश तत्व। सबसे महत्वपूर्ण तत्व यही है, इसीलिए बृहस्पति को देवताओं का गुरु भी कहा गया है। आकाश तत्व सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी तत्व, सब कुछ आकाश में ही विलीन है। बृहस्पति आकाश है, आकाश मतलब खाली स्थान। ये बताइए आग होगा तो कहाँ होगा, इसी स्पेस में होगा ना। कहीं खाली स्थान है, आग जलाए तो जल गया। ये पृथ्वी कहाँ है, सूर्य कहाँ है, चंद्रमा कहाँ है, पूरे ग्रह नक्षत्र जो आसमान में ऊपर सितारे देखते हैं सब कहाँ है, स्पेस में, आकाश में। आकाश है तभी तो इतना लंबा चौड़ा ब्रह्मांड फैला है भैया। आपने घर बनाया, क्यों बनाया आपने, आ- आकाश था, स्पेस था, जगह थी तभी बनाए ना। जहां जगह ना हो वहां पर घर बना के दिखा दीजिए। बृहस्पति आकाश तत्व है, और सब कुछ इसी आकाश तत्व में ही क्या है, समाहित है। सूर्य से लेकर के चंद्रमा, पृथ्वी, पूरा ब्रह्मांड आकाश तत्व में ही समाहित है। सबसे रहस्यमयी चीज क्या है, आकाश। सोचिए आकाश ने सब कुछ अपने अंदर समाहित किया हुआ है। ग्रह नक्षत्र तारे सितारे हम आप सब आकाश में ही है। कितना विशाल है। इसीलिए आकाश तत्व का संबंध किससे हो जाता है, ईश्वर से हो जाता है। ये पूरा स्पेस, पूरा ब्रह्मांड जिसमें है, सब आकाश तत्व में है। और उसका मालिक कौन है, बृहस्पति है। अच्छा, हम पढ़ते क्या है, सूर्य चंद्रमा मंगल बुध बृहस्पति, यही तो पढ़ रहे हैं। इन्हीं का फलादेश तो हमें करना है, कि सूर्य कैसे फल देता, चंद्रमा कैसे देता है। और ये सब है कहाँ, आकाश में। अगर हम आकाश तत्व को जान गए तो आकाश में स्थित चीजों के बारे में भी हमें जानकारी मिल जाएगी। अगर आप किसी जंगल के बारे में पूरा विस्तार से जानते हैं तो जंगल में पेड़ पौधे जीव जंतुओं के बारे में अपने आप आपको पता चलेगा। तो अगर आप आकाश तत्व के बारे में जान गए तो आकाश में स्थित ये सूर्य चंद्रमा मंगल बुध बृहस्पति सबके बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। इसीलिए एक ज्योतिषी के लिए आकाश तत्व का अच्छा होना जरूरी है। आकाश तत्व हमें ज्ञान देता है, क्योंकि जिन चीजों के बारे में हमें ज्ञान लेना है वे सारी चीजें स्थित कहाँ है, आकाश में। तो ये बृहस्पति का हो जाता है, आकाश तत्व हो जाता है। अब हम बात करेंगे, आज का हमारा जो आखिरी विषय होगा वह ग्रहों का होगा।
गुण। ग्रहों के गुण कितने प्रकार के हैं? 3 गुण हैं, सत रज तम। ग्रहों के 3 गुण आपने सुना भी होगा, सतरजतम। ब्रह्मा विष्णु महेश भी सतरजतम गुण के होते हैं, और 3 प्रकार के कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जो आज के समय में हम जिसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहते हैं, प्राचीन काल में उसी को सतरज और तम तत्व भी कहा जाता था। और उसी आधार पे 3 हमारे देवता भी हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। पहले आज हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बोल लेते हैं, पहले के समय में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बोलने के बजाय हम ब्रह्मा विष्णु महेश कहते थे। आपने सुना होगा, बहुत बार कहा गया है कि ईश्वर कण कण में विद्यमान है। ईश्वर कण कण में कैसे विद्यमान है? हर कण में क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। हर जगह है, एटम है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिलके एटम का निर्माण करते हैं। तो वही जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हर जगह पर व्याप्त है, हर चीज में है, वही तो ब्रह्मा विष्णु महेश है। इसीलिए ब्रह्मा विष्णु महेश हर जगह व्याप्त भी है। तो 3 गुण होते हैं, सतरज तम होते हैं, ये हमारे व्यक्तित्व को आकार देते हैं। अगर संसार में सभी लोग एक ही प्रकार के हो जाए तो संसार नहीं चलेगा। अगर सभी सात्विक हो जाएंगे तो भी संसार नहीं चलेगा। अगर सभी राजसी हो जाएंगे, रजोगुण वाले हो जाएंगे तो भी संसार नहीं चलेगा। और अगर सभी तमोगुणी हो जाएंगे तो भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए 3 गुणों का निर्माण प्रकृति ने किया, सत रज तम। तीनों प्रकार के लोग आ जाए, किसी को जो है भिंडी पसंद आए तो किसी को लौकी पसंद आए, सबको भिंडी पसंद आ जाएगी तो प्रकृति का रंग ही बदल जाएगा। खाली भिंडी भिंडी की खेती पूरे दुनिया में दिखेगी तो दुनिया अच्छी नहीं लगेगी। किसी को स्त्री की आंखें अच्छी लग जाती हैं, किसी को स्त्री के बाल अच्छे लग जाते हैं, किसी स्त्री को पुरुष का पैसा अच्छा लग जाता है, किसी पुरुष का व्यक्तित्व अच्छा लग जाता है। सबकी चॉइस अलग है। अगर ईश्वर ने ये सतरस्तम ना डाला होता, 3 तत्व ना रहे होते, तो एक ही स्त्री से सभी विवाह करना चाहते, एक ही पुरुष से सभी विवाह करना चाहते। इसीलिए ईश्वर ने सतरजतम से क्या किया है? लोगों की चॉइस जो है उसमें वेरिएशन लाया है। वही एक चीज किसी व्यक्ति को बहुत अच्छी लगेगी तो दूसरे को वो नहीं अच्छी लगेगी, दूसरे की चॉइस अलग होगी। और इसी पे दुनिया चल रही है। मार्केट में सब्जी खरीदने कोई जा रहा है तो वो कह रहा कि आज मुझे भिंडी खाना है, कोई कह रहा लौकी खाना है, और तमोगुण वाले भी हैं, वो कह रहे नहीं आज मुझे मुर्गा खाना है। तो ये जो सत रज तम है, इसी ने सारा बैलेंस बनाया है। तो ये हमारे व्यक्तित्व को आकार देते हैं, हमारे पसंद और नापसंद पर प्रभाव डालते हैं। सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति जो है ये सत तत्व के हैं, सात्विक ग्रह हैं। सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति ये सात्विक ग्रह हैं। इनमें जो है सतगुण यानी चीजों में अच्छाइयां देखने का ज्यादा इनके अंदर हुनर है। सत माने अच्छाइयां देखना, अच्छी चीजों पे फोकस करना, ऐसी चीजों पे फोकस करना जिसपे काम, विकार, वासना पे थोड़ा सा नियंत्रण आ जाए। तो ये 3 ग्रह सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति जो है सतगुणी है। सतगुणी का जो लक्षण होता है वो पुण्यवान होते हैं, भले व्यक्ति होते हैं, करुणावान होते हैं, मैत्रीवान होते हैं, कुल मिलाकर के थोड़ा संतोषी स्वभाव के होते हैं। यानी सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति ये संतोषी स्वभाव के हैं। जिसके कुंडली के पहले घर में सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति आप देखेंगे, ऐसे लोग करुणामयी होंगे, अपने जरा से लाभ के लिए दूसरे की हानि नहीं करेंगे, या अपना थोड़ा नुकसान भी हुआ है तो उसके कारण से किसी के पीछे नहीं पड़ जाएंगे। क्योंकि ये जो है, इनके अंदर क्या होता है? सहनशीलता होता है, क्षमावान होते हैं। बुध और शुक्र ये रजोगुणी है। बुध और शुक्र रजोगुणी है। रजोगुण में यह विशेषता होती है कि ये भोग और विलास प्रिय होते हैं। ये भोग और विलास प्रिय होते हैं, इनको भोग चाहिए, विलास चाहिए, सुख चाहिए, साधन चाहिए। तो शुक्र और बुध ये आपके हो जाएंगे रजोगुणी। और तमोगुणी जो होते हैं ये शनि और मंगल हैं। इसी में राहु भी आएगा।
केतु का नेचर थोड़ा सा अलग है, वो सत तम और रज तीनों गुणों को रखता है, वो न्यूट्रल प्लैनेट होता है। शनि और मंगल तमोगुण वाले हैं। तमोगुण में क्या होता है, सिर्फ मैं दिखता है, पहले मेरा स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए। तमोगुण वालों को आप स्वार्थी बोल सकते हैं। अपने स्वार्थ के लिए ये दूसरे का नुकसान भी कर सकते हैं। तो शनि और मंगल ये दूसरों को कष्ट देने वाले, अपराध भी कर सकते हैं। अपने लाभ के लिए दूसरे के बारे में ये नहीं सोचते हैं, तो ये तमोगुण हो जाते हैं। ये अंदर से थोड़ा कपटी ही होते हैं। अब आप यहां पर एक चीज और देखेंगे, सूर्य चंद्रमा और गुरु, गुरु जो है ये सतगुणी है, तो इनका स्टोन पहनने से आपके अंदर सतगुण की वृद्धि होगी। सौरभ जी, सूर्य चंद्रमा और बृहस्पति का स्टोन पहनेंगे आशीष जी, तो क्या होगा, सत तत्व बढ़ेगा। बुध और शुक्र का पहनेंगे तो राजसी तत्व बढ़ेगा, भोग विलास वाली इच्छाएं। और शनि मंगल का पहनेंगे तो तमोगुणी। अब मान लीजिए कि किसी की कुंडली जो है, जो लगन है, वो तमोगुणी वाला है और वह सत तत्व वाला स्टोन पहनेगा, तो उसको दिक्कत आएगी। कुंडली आपकी तमोगुणी है, तमोगुण वाले ग्रह कुंडली में ज्यादा बलवान है, और आप सत तत्व का स्टोन पहनेंगे ना, तो आपको लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि आप डेस्टिनी लेके पैदा हुए हैं तमोगुण की। कोई गुण खराब नहीं है कि सत तत्व वाले बहुत अच्छे हैं, रज वाले खराब, तम वाले खराब। तीनों अच्छा है, बिना तीनों के दुनिया ही नहीं चलेगी। ईश्वर ने अगर तीनों गुणों को बनाया है तो तीनों ही अच्छे हैं, तीनों की जरूरत है। तो स्टोन पहनने में भी इन गुणों का ख्याल रखना चाहिए। तो ये आज हमने आपको 3 चीजें बताई हैं। उम्मीद है विषय समझ में आया होगा। कल से हम ग्रहों पे चलेंगे।